जयराम जी के भाइयों, पहली वीडियो में जैसे कि बात हुई थी वृद्धाश्रम की। वृद्धाश्रम क्यों एक सामाजिक ज़रूरत हमारे सामने आ खड़ी हुई है, इस चीज़ के ऊपर मैंने पहली वीडियो में बात की थी कि वृद्धाश्रम जो है हमारी संस्कृति का भाग नहीं है। पहले हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे उनका एक सिस्टम हुआ करता था गांव में, जो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि गांव में तो घर से बाहर जो है बैठक होती थी, वहाँ बैठ के अपना बातचीत राजनीति के ऊपर, सामाजिक मुद्दों के ऊपर, कौन गलत कर रहा है, कौन ठीक कर रहा है, एक तरह से सारी बातें जो है वहाँ बैठ के हुक्का पंचायत बोलते थे उसको। हुक्का पंचायत, एक हुक्का होता था और गांव के लोग जाते थे, और कोई भी भाई को हुक्का पीना होता था तो बोलते थे फलां की बैठक में हुक्का मिलेगा, भाई चलो वहाँ बैठते हैं। वो एक सिस्टम था जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, समझदार लोग थे, बाकी लोग उससे राय लेते थे, उसकी बातों को समझते थे, और गांव में एक स्थापित हो जाता था वो कि ये आदमी जो है गांव में समझदार आदमी है। और लगभग क्या था कि वहाँ बैठ कर के कोई भी मुद्दा होता था तो उससे राय ली जाती थी और उसका सम्मान होता था पूरे गांव में। तो जैसे जैसे एज बढ़ती थी तो वो चला जाता मान लो परमात्मा के पास, तो सेकंड आदमी जो आता था वो उसको टेक ओवर कर लेता था। दूसरा जो गाँव का समझदार आदमी था वो आगे कर देते थे, अब ये समझदार आदमी होगा। तो एक प्रकार से पंचायत में ये सिस्टम होता था, और बुज़ुर्ग लोग जो है वो लगभग टाइम अच्छा पास करते थे। मैं आज जो महसूस कर रहा हूँ वो मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि शायद वो बहुत अच्छा सिस्टम था। और आज क्या हुआ, मैं उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो ये सोशल मीडिया आया और एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज डेंजरस। तो ये एक्सेस इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। एक्सेस का मतलब अनचाही जो इन्फॉर्मेशन, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलने लगी। तो आज ऐसा समय आ गया कि हर आदमी अपने को बहुत समझदार समझता है, लेकिन एक बात समझिए, वो कन्फ्यूज्ड है। समझता ज़रूर है लेकिन वो कन्फ्यूज्ड है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी तरह की इन्फॉर्मेशन है, इतने तरह के डायलॉग हैं, एक डायलॉग दूसरे डायलॉग को काटता है। व्हाट्सअप कॉलेज बोल लीजिए, यूनिवर्सिटी बोल लीजिए, फेसबुक बोल लीजिए, मतलब उन्हीं की खुद की बात जो है उन्हीं की बात को काट देती है, लेकिन वो समझदार समझते हैं। गांव में जैसे ही बात करने लगे, पहले मैं गांव की बात कर रहा हूँ, गांव में जैसे बात करने लगे तो हर आदमी जो है वो व्हाट्सअप फेसबुक सारा दिन उसके लगा रहता है, उसके रटे रटाए डायलॉग बाहर आने लगते हैं, उसमें समझ नहीं होती। आज भी गांव में जो समझदार आदमी है उसके रटे रटाए डायलॉग नहीं होते, नैरेटिव नहीं बनता उसका कि एक नैरेटिव बना दिया, उसी को रिपीट बोलते रहे, चाहे उसको सच्चाई है नहीं है कोई मतलब नहीं। उनको एक नैरेटिव सेट किया जाता है और उसी को रटे रहते हैं, रट लगाए रहते हैं। उदाहरण के लिए एक जाति विशेष, मैं अपनी जाति की बात कर लूँ, हम अपनी जाति की खुद बड़ाई करने लग जाएं, सोशल मीडिया हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो या कॉन्फ्रेंस हो हमारी, क्या ये अच्छा लगता है? कोई भी जब अपनी मान बढ़ाई जो अपने मुंह से करने लगता है तो वो हल्का हो जाता है। मेरी अपनी समझ है ये, अगर मैं अपने बारे में बार बार बातें करने लगूं तो मैं हल्का हो जाऊंगा। वही जाति विशेष की बात है, कोई भी जाति हो। मेरा कहने का मतलब, जाति, हर जाति ने संघर्ष किया है हमारे देश को बचाने के लिए, चाहे हमारे क्षत्रिय हों, ब्राह्मण हों, बाकी जातियां हों, धर्म हों, इवन मुस्लिम धर्म हो, क्या मुस्लिमों ने कुर्बानी नहीं दी इस देश को बचाने के लिए? हमारी हर जाति के लोग, हर जाति के लोग, अगर आप इतिहास पढ़ें, मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है कई बार, अगर इतिहास पढ़ें तो हर जाति ने संघर्ष किया है, हर जाति ने बलिदान दिया है। हमारी बैरागी जाति देखिए, कितना इतिहास इतना अच्छा लिखा हुआ है, उनका बलिदानी माने जाते हैं।
त्यागी माने जाते हैं, ब्राह्मण के बराबर उनको दर्जा दिया गया है, पूजनीय हैं वो। मैंने एक वीडियो और डाल रखी है, अगर आप देखेंगे तो बैरागी एंड जाट भाईचारा, अगर वो वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा। बाकी जातियाँ भी मैं डालना नहीं चाहता, कुछ लोग विरोध करेंगे उन चीज़ों का, लेकिन मैं इतिहास पढ़ के बता रहा हूँ आपको, गैजेट पढ़ के बता रहा हूँ। जो हरियाणा का गैजेट लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, गूगल में मिल जाएगा आपको, एक बार पढ़ कर देखिए। हर गांव में हर जाति का इतिहास है, हर जाति के लोगों ने लड़ाई लड़ी है, आज़ादी की हो, मुग़लों के अगेंस्ट हो, या किसी भी जो अपराध हैं हमारे समाज के विरुद्ध, उनके अगेंस्ट जो है हर जाति ने लड़ाई लड़ी है। तो अगर मैं अपनी जाति का बार बार अपने मुंह से बड़ाई करने लगूं तो शायद ये अच्छा नहीं लगता, हल्का हो जाता है आदमी। कोई भी है, पढ़ा लिखा भी आदमी अगर वो सारा दिन अपने बारे में बात करता रहा और बड़ाई करता रहा तो शायद हल्कापन आता है। तो भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप इतना अच्छा व्यवहार कीजिए दूसरी जातियों के साथ कि दूसरी जातियाँ आपकी बड़ाई करें, आपका सम्मान करें, आपका गुणगान गाएं, आपको देवता बोलें। जब व्यवहार की बात आती है कहीं ना कहीं हमारी कमी रह जाती है और फिर हम खुद बड़ाई करते हैं, हम देवता हैं, हम ये हैं, वो हैं। भाइयों मेरी समझो बात, गहराई की बात है कि अपना खुद बड़ाई करना हल्कापन है। तो मैं किस बात पे आ रहा था? मैं इस बात पे आ रहा था कि बुजुर्ग लोग जो हैं, जो समझदार लोग हैं, वो चुप हो गए हैं। वो इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोगों के सामने चुप हो जाते हैं कि इसके सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि इसने तो रट लिया है, इसने डायलॉग रट लिया है। उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन देखिए, बेसिक एजुकेशन देखिए, या उसका एक्सपीरियंस देखिए लाइफ का, कुछ नहीं है। केवल डे टू डे की जो व्हाट्सएप पे एक कहानी लिख दी, दूसरे ने दूसरी लिख दी, फेसबुक पे लिख दी, उस कहानी के माध्यम से ये सोच रहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा ज्ञान है। शिक्षा में और ज्ञान में भी अंतर है भाइयों। शिक्षा और ज्ञान ये अलग अलग चीज़ें हैं, समझिए आप। शिक्षा है जिसमें डिग्री मिलती है, जिसमें सर्टिफिकेट मिलते हैं, उसको बोलते हैं शिक्षा। ज्ञान शिक्षा से जरूरी नहीं आ जाए। बहुत पढ़े लिखे लोग एक छोटा सा डिसीजन लेने में इतना एनालिसिस करने लगते हैं, उनसे डिसीजन नहीं लिया जाता। एग्जाम्पल के लिए आपको मालूम होगा कि हमारा जहाज़ हाईजैक हुआ था, और जब उसकी रिफ्यूलिंग हो रही थी अमृतसर में, काठमांडू से जो हाईजैक किया था, आपको मालूम होगा, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग उतने अच्छे पोस्टों पे होते हुए, उतने लेवल पे होते हुए, वो जहाज़ वहाँ से उड़ के चला गया, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। जस्ट मैं एग्जांपल दिया, एक पूरी गवर्नमेंट लगी हुई थी उस पर, लेकिन ये फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया कि शूट एंड साइट का ऑर्डर दीजिए और उस जहाज़ को यहीं। बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ मैं, क्योंकि जहाज़ का पढ़ाता हूँ मैं, जहाज़ को कैसे क्या करना है वो चीज़ें छोड़िए, लेकिन जहाज़ को हम रोक सकते थे। मैं एयरफोर्स में भी रहा हूँ, तो एयरफोर्स से भी मैं वो चीज़ें जानता हूँ कि किस तरह से हम कंटीजेंसी प्लान होती है हमारी, किस तरह से उस जहाज़ को रोक सकते थे। तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे समझदार लोगों से भी कई बार चूक हो जाती है और फैसला जल्दी नहीं ले पाते। तो शिक्षा अलग है, वो डिग्रियां हैं। अब डिग्री की बात चली तो एक कदम और आगे बढ़ता हूँ, मैं बता देता हूँ। जो डिग्री का आप सोच रहे होंगे मैं डिग्री की किसकी बात कर रहा हूँ। डिग्री होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। एक बात में समझ जाइए कि डिग्रियां, बहुत सारी डिग्रियां थी और उसके बाद भी बदनाम होके वापस वहीं जाना पड़ा। लेकिन जिसके पास डिग्री नहीं है लेकिन ज्ञान है, वो आगे बढ़ता है, डिसीजन लेता है। तो हमारा जो ज्ञान
जिसके पास है उसकी पहचान अपने आप हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास ज्ञान होता है, जैसे फूल में से खुशबू अपने आप आती है, वो नेचर की एक सिस्टम बनाया हुआ है कि फूल से खुशबू आएगी ही और वो स्प्रेड होगी ही। तो ज्ञान भी ऐसी चीज़ है, अगर ज्ञान होगा तो उसकी खुशबू अपने आप चारों तरफ फैल जाएगी और पता लग जाएगा। तो मैं एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन की थोड़ी सी साथ में बात कर रहा था आपसे कि एक्सेस इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें समझना है कि अनुभव ना हो, केवल डायलॉग आपने रट लिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ, जो मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद था, उस सिस्टम के ऊपर आता हूँ मैं। पहले तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको सिस्टमेटिक बात लगती है, ठीक ठाक नॉलेज लगता है, ज्ञान लगता है, इसके अंदर कुछ सिस्टम बनता है माइंड में कि हाँ, कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाएंगी और शायद चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि मैं एक मुद्दे पे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैंने इशारा किया आपको कि अपनी जाति की खुद बड़ाई ना करें, गर्व होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। अपनी जाति ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो सब जानते हैं, और दूसरे लोगों को बड़ाई करने दीजिए। अब मैं जो बात शुरू हुई थी, वृद्ध आश्रम की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो गांव में जो ज्ञानी आदमी है, जो समझदार आदमी है, उसको हमने चुप कर दिया। उस आदमी को हम बोलने ही नहीं देते। मैं कुछ दिन पहले एक इनविटेशन आया, समझ लो, एक पंचायत थी, छोटी सी पंचायत थी, बहुत बड़ी पंचायत नहीं थी, लेकिन कुछ समस्या थी जो मैंने जिक्र भी किया था। 2 भाई हैं, बड़े भाई के 2 लड़के जो हैं वो कम से कम 18-20 साल के हैं, और छोटा भाई जो है उसके 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, 3-5 साल के इतने हैं, और एक भाई जो है वो अनमैरिड है, जो बीच वाला है वो अनमैरिड है। अब मैं इस कहानी के थ्रू, इस बात के थ्रू आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ गया तो मैंने पहले पिताजी से बात की, फिर मम्मी से बात की उनकी, फिर भाई साहब छोटे भाई थे उनसे बात की, समस्या को समझा। फिर मैं बड़े भाई के पास गया, और जो अनमैरिड था वो पहले छोटे भाई में रहता था, फिर वो बड़े में चला गया, वो भी वहीं बैठा है। बातचीत हुई, मैंने जो समस्या समझी वो मैं आपको बता रहा हूँ। समाधान हुआ कि नहीं हुआ मैंने पता नहीं किया, लेकिन पहली समस्या जो थी वो बड़े भाई के बच्चे थी, क्योंकि वो किसी को सम्मान ही नहीं दे रहे। दादाजी को बोलने नहीं दे रहे, दादी जी को बोलने नहीं दे रहे, अंकल को बोलने नहीं दे रहे, पिताजी को बोलने नहीं दे रहे, अपनी मम्मी को बोलने नहीं दे रहे। पहली समस्या वहाँ थी, जो पंचायत भी 2 बार 3 बार हो चुकी थी, लेकिन समाधान इसलिए नहीं निकल पाया कि वो नए नए जवान हुए थे, और थोड़ी धमकी और गोली चला देंगे, गोली मार देंगे, इस तरह के जो शब्द हैं हमारे आजकल सिस्टम में आए हुए हैं, वो वर्ड थे। मैं उनसे पूछने लगा बच्चे से कि बेटा किसको गोली मारोगे आप? अपने सगे चाचा को? वो भी जो अकेला है, छोटे बच्चे हैं उसके, किसको गोली मार रहे हो आप? तो उन बच्चों को मैंने 2-3 बार डांटा। लास्ट में मैंने उसको एक क्वेश्चन किया कि आप ये बताइए कि जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी सभा में, तो कोई क्यों नहीं बोल पाया? एक तो होनी थी वो, दूसरा दुर्योधन किसी को बोलने नहीं दे रहा था।
आप समझिए, दुर्योधन अपमानित करता था, जो बोलता था उसी को अपमानित करता था। वो सेम सिचुएशन आज हमारे समाज में आ चुकी है। थोड़ा सा मेरा इशारा समझिए, आप समझदार आदमी हैं, उस इशारे को ही समझिए कि आज समाज में जो समझदार आदमी, ज्ञानी आदमी, उसको बोला जो है उसको चांस ही नहीं दिया जा रहा। और ये जो नई जनरेशन है, जो गोली लठ जो भाषा हम सिखा रहे हैं कई मजबूरी में, वही भाषा बोलने लग गई। अब उनको टारगेट दिया नहीं हमने, हम गोली या लठ या मार धाड़ की बातें किसके लिए कर रहे थे उनको टारगेट नहीं दिया हमने, केवल सिखा दिया। अब वो हर वर्ड में बोलते हैं मैं गोली मार दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं गोली मार दूंगा। दूसरा, फिर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। वो जो भाई अनमैरिड था, जिसकी शादी नहीं हुई थी, मैंने उससे बात की कि कुछ दिन पहले आप छोटे भाई में थे, छोटे भाई के साथ रहते थे, आज आप बड़े के साथ रहते हैं, और जो माँ बाप थे वो छोटे में रहते हैं। तो मैंने उससे पूछा, जो अविवाहित भाई है, जो जिसकी शादी नहीं हुई, कि आप बताइए समस्या कहाँ है। तो उसका जो अनुभव था, क्योंकि वो परिवार में उस तरह से रह रहा था, तो उसने बोला कि समस्या मेरे बाप में है। मेरा बाप जो है वो क्लियर नहीं होने दे रहा, हमें चीज़ों को क्लियर नहीं होने दे रहा। मैंने उनके पिताजी को बुला लिया, मम्मी को बुला लिया, भाई को बुला लिया, भाई आ जाओ, बैठ जाओ, देखते हैं सॉल्यूशन निकलता है। तो बंटवारे की बात है, मतलब बंटवारा जो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं था, लेकिन एक इन छोटे जो बच्चे जवान हुए, इनकी ईगो आई हुई है, पंचायत को भगा देते हैं, पंचायती लोगों को गाली दे देते हैं। और दूसरी साइड में जो दादाजी हैं वो मिलिट्री से आए हुए हैं और ज़मीन उनके नाम है। जब वो आए तो वो बड़े लड़के को कहने लगे कि बड़ा लड़का जो बेईमान है, इसने मेरे नाम पे ज़मीन पे लोन ले रखा है, मेरे नाम पे इसने एक्स्ट्रा ज़मीन ले रखी है। तो इस तरह से बातें कर रहा। जब मैंने पूछा कि जब लोन लिया होगा तो साइन तो आपने ही किए होंगे, फिर वो चुप हो गया कि जब लोन लिया तो आपने तो साइन तो आपने ही किए होंगे, फ़ोटो भी हुए होंगे, फ़ोटो भी दिए होंगे, बैंक में भी गए होंगे। बोलता वो बात अलग है। वो बात अलग कैसे है? आज वो छोटे भाई को भड़का रहा है कि बड़ा तो लोन खाए बैठा है, बड़े वाला बोल रहा है कि मैं ब्याज दे रहा हूँ। अगर इनको लोन लेना है उसी ज़मीन पे, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ज़मीन नाम करवा दो, और छोटे भाई के नाम भी हो जाएगा, बीच वाले के नाम भी हो जाएगा, और जो है बड़े भाई के नाम भी हो जाएगी ज़मीन, और तीनों को लोन मिल जाएगा अलग अलग, और मैं लोन भरने के लिए तैयार हूँ। मुझे थोड़ी सी ईमानदारी लगी बड़े में कि वो लोन भरने के लिए तैयार था। जो भी है, बाद में क्या समाधान हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो लोन भरने के लिए तैयार, और तीनों के नाम ज़मीन हो जाएगी, और तीनों को किसान सम्मान निधि, मैंने बताया भी, किसान सम्मान निधि 6,000 पर हेड, 18,000 रुपये का उसी परिवार को फ़ायदा होगा गवर्नमेंट की साइड से। आज 6,000 है, कल 60,000 भी होगी। तीनों के नाम मैंने तो बोला कि आप अपनी पत्नियों के नाम भी करवा लो, चाहे किसान सम्मान निधि का फ़ायदा उठाओ। 18 प्लस 36,000 जो है आपके घर में आएंगे, और ये झगड़ा ख़त्म करो। काफ़ी समझाया मैंने, लेकिन मैं जो बात आपको कहना चाहता था, दूसरी समस्या जो है, पिताजी क्लियर नहीं है कि शायद बाद में अगर ये क्लियर हो गए तो मेरे को कोई नहीं पूछेगा। तीसरा, मम्मी जो है, क्योंकि छोटी बहू में रहती है, तो उस बहू को खुश करने के लिए, मैं तो ये बोलूँगा कि उस बहू को खुश करने के लिए वो बड़े भाई की बहू, बड़े भाई के बच्चे, वो तो मैंने बता ही दिया, बच्चे थोड़े से गड़बड़ थे, और बड़ा भाई, मम्मी हो के वो एक गांव वाली पॉलिटिक्स होती है बड़ी ख़तरनाक, वो पॉलिटिक्स खेले हुए है कि वो बार बार उस बड़े भाई को बुराई दे रही है, वो तो ऐसा है, बेईमान है, ये है, वो है। तो मैंने पूछा कि मम्मी जी, पैदा तो आपने ही किया होगा उसको, आपके पेट से ही पैदा हुआ है, आज ऐसा दुश्मन क्यों बना रहे हो आप? छोटी मोटी बातें होती हैं परिवार में। कहीं माँ बाप ज़्यादा
एक कदम आगे बढ़ा करके उस चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट बना देते हैं भाई भाइयों के बीच में कि जीवन जो है वो एक प्रकार से ख़त्म हो जाता है। जिस पे गुजरती है वही जानता है। अगर मैं 2 सेंटेंस आगे बोलूँगा तो शायद रोना आ जाएगा मुझे कि ये माँ बाप जो एक अपने समय की जो चीज़ें देख रहे हैं और उसी चीज़ को आगे बढ़ा करके अपने बच्चों में एक जहर बोने का काम करते हैं, शायद बहुत गलत है। तो सामाजिक जो समस्या है इस तरह की, जो अब वहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो जाति तो एक ही है। सगे भाइयों में अगर हम ऐसे करते हैं तो उस जाति का ख्याल उस समय क्यों नहीं आता हमें जिस पे गर्व है। ये एकता जिंदाबाद, ये एकता जिंदाबाद। मैंने उन बच्चों को बोला भी बेटा बाहर तो तुम नारे लगाते हो, ये एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, अब अपने सगे चाचा को गोली मारने की बात कर रहे हो। किस चीज़ पे? एक टुकड़े पे, ज़मीन के टुकड़े पे, 10 फीट के रास्ते पे। उस समय आपको ख्याल क्यों नहीं आता? उस जाति का गर्व उस समय क्यों नहीं ध्यान आता आपको? तब देवता क्यों नहीं होते आप? तब तो आप सगे भाई को मार देते हो, सगे भाई को मारने के लिए तैयार हो जाते हो। पड़ोस में भाई है, भाईचारा है, एक डोली के ऊपर जो 4 इंच की ज़मीन काटने के लिए एक दूसरे के सर का फाड़ देते हो, पानी के झगड़ा कर देते हो। गांव में दीवार, मामूली सी दीवार 1 इंच आगे पीछे होगी तब वो उसको गोली मार देते हो, झगड़ा कर लेते हो। ये चीज़ें, बारीक चीज़ें जब उस एकता के रूप में आती हैं बाहर तो बहुत कुछ दिखाई देता है। और जब आप ये छोटी चीज़ें करते हो तब आपको समझ में नहीं आती। तो मैंने बताया कि जो आज की न्यू जनरेशन है थोड़ा सा उनको भी कंट्रोल करना चाहिए, और जो ज्ञानी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको मौका दीजिए। उनका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उन्होंने जीवन में बहुत कॉम्प्लिकेट सिचुएशन देखी हैं जिनसे वो निकल के आए हैं। एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एक जिसको अनुभव बोलते हैं और केवल थ्योरेटिकल, बहुत फ़र्क है। ये फ़र्क इस तरह से है, एक इलेक्ट्रीशियन जो 20 साल से काम कर रहा है और एक बीटेक वाला लड़का जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करके आता है इलेक्ट्रिकल से, आप उसका फ़र्क देख लीजिए। वो केवल थ्योरेटिकल पढ़ाई की है उसने और वो 20 साल से एक्सपीरियंस में है। इतना ही फ़र्क है। जो ज्ञानी आदमी, समझदार आदमी जिसका एक्सपीरियंस है, और ये जो नई जनरेशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल के आई हैं, इनको थोड़ा सा अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। ये एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये आपको कन्फ्यूज किए हुए है कि आप ज्ञानी बन गए, ज्ञानी नहीं है। तो वृद्धाश्रम की जो बात कर रहा था, मैं वृद्धाश्रम पे ही आता हूँ। वृद्धाश्रम की ज़रूरत क्यों पड़ी? वृद्धाश्रम की ज़रूरत, मैंने पहली वीडियो में भी कई बातें इशारा किया आपको, और एक पॉइंट ये भी मैंने बताया कि गांव हो, शहर हो, छोटा टाउन हो, हर जगह समस्या आ चुकी है। हर आदमी अपने को ज्ञानी समझने लगा है और बुजुर्ग लोगों को कहीं ना कहीं हम सम्मान कम देने लगे हैं। जहाँ तक बुजुर्ग लोगों की अपनी कमियाँ थी वो पहली वीडियो में मैंने बोला है, आप देख लीजिए पहली वीडियो। लेकिन मैं दूसरा पहलू भी आपको बताना चाहता हूँ, जागृत करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमने उनको जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए वो इज़्ज़त देना कम कर दिया है। हम बहस करने के लिए तैयार हैं, हम गलत बोलने के लिए तैयार हैं, हम उसको असम्मानित करने के लिए तैयार हैं। ये सिचुएशन जो समाज में आई है, एक तरह से बुजुर्ग लोगों को ये लगने लगा है, जो 60-65 से ऊपर हैं, कि अब किया क्या जाए। वैसे तो हमारी संस्कृति की ये पार्ट नहीं है वृद्धाश्रम, मैं इसको समर्थन नहीं देता, वृद्धाश्रम होने चाहिए, लेकिन परिवर्तन तो भगवान का नियम है, परिवर्तन तो हो के रहेगा। उस परिवर्तन के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ कि वृद्धाश्रम एक सामाजिक ज़रूरत बनेगी, बन चुकी है, और एक समय ऐसा आएगा कि वृद्धाश्रम जैसे प्ले स्कूल होते हैं हमारे बच्चों के, प्राइमरी स्कूल होते हैं,
इस तरह से वृद्धाश्रम की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है हमारे समय पे पड़े, जब हमारा समय उस लेवल पे आए तो हो सकता है कि हमारा ही नंबर आए। मैं ये नहीं कह रहा किसका नंबर आ जाए, वो तो मैं नहीं कह रहा। तो वहाँ पर जैसे प्ले स्कूल्स की ज़रूरत होती है, हर कॉलोनी में प्ले स्कूल होता है, शायद आने वाले समय में हर कॉर्नर पे, हर मोहल्ले में एक वृद्धाश्रम बनेगा, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो। क्योंकि अगली जनरेशन में और हमारी जनरेशन में भी गैप आ गया है, और हमारी और हमसे पहली जनरेशन, उसमें भी काफ़ी गैप है। और ये एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी कारण हो सकता है कि अगली जनरेशन को हम ट्यून कर ही नहीं पाए संस्कृति के प्रति, संस्कारों के प्रति, बड़ों के प्रति। उनका अपना ठीक है, अपना फार्मूला है, वो थोड़े प्रैक्टिकल भी हैं नए बच्चे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें पीछे चली गई। तो वृद्धा आश्रम अगर बनाने हैं, अगर ये एक प्रकार से ज़रूरत आ ही गई समाज में, तो वृद्धाश्रम कैसे हों, वृद्धाश्रम कैसे होने चाहिए। अगर मैं ही मान लो वृद्धाश्रम में जाता हूँ, या मेरा ही नंबर आ जाता है, या मेरे साथ के जो भाई हैं उनका नंबर आ जाता है, अगले 50 साल के बाद, अगले 40 साल के बाद, जो मैंने बताई कि प्ले स्कूल की तरह हर मोहल्ले में एक वृद्धाश्रम होगा। अब वृद्धाश्रम कैसा होना चाहिए, वो कल्पना मैं आपको एक कल्पना के माध्यम से बताता हूँ। मैं कवि नहीं हूँ, कविता नहीं लिख पाता, गायक भी नहीं हूँ, लेकिन विचार ज़रूर आते हैं, और उन विचारों को आज सोशल मीडिया दिया है, एक माध्यम है, उसके माध्यम से मैं विसर्जित करता हूँ। अच्छे लगें तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, किसी दूसरे आदमी को आनंद लेने दीजिए। तो अगर वृद्धाश्रम की ज़रूरत पड़े, और 50 साल के अंदर अंदर वृद्धाश्रम की हर मोहल्ले में ज़रूरत पड़ने लगे, तो वृद्धाश्रम कैसे हों। मेरा भाव है ये, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। कम से कम जो बुजुर्ग लोग वृद्धाश्रम में जाएं, तो जो आनंद उनका रह गया, जो वो जीवन को नहीं जी पाए, वो आनंद वहाँ हो। मैं उस वृद्धा आश्रम को एक आनंद घर बनाना चाहता हूँ। उस वृद्धाश्रम को आनंद घर नाम देना चाहता हूँ। अगर मौका मिला तो हो सकता है कि मैं ही एक वृद्धाश्रम खोलूँ, और जो मेरी कल्पना है उसको मैं प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आऊँ। तो अगर वृद्धाश्रम हम उसको, उसकी बजाय आनंद घर लिखें, पहली बात वो अच्छी बात होगी। दूसरी बात, जो आनंद नहीं ले पाए उस जीवन में, क्योंकि पहले खुद की पढ़ाई करनी है, बच्चों की जिम्मेवारियां हैं, शादी हैं बच्चों की, फिर बहुएं हैं, फिर कुछ लोग तो पोता पोती में भी फंस जाते हैं। वहाँ तक जाने के बाद अगर वृद्धाश्रम में जाना पड़ जाए, जिसको मैं आनंद घर बोल रहा हूँ, तो आनंद घर में आनंद जो नहीं लिया जीवन में, वो आनंद आना चाहिए। फिर ये बुरा नहीं रहेगा समाज में। उस वृद्धा आश्रम में, उस आनंद घर में, अगर मैंने जीवन में वो काम करने की इच्छा थी, नहीं किया, और वहाँ मुझे मौका मिल जाए, तो ये आनंद घर हो गया। मान लो मैंने सारी ज़िंदगी दारू नहीं पी, पहला एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी भर दारू नहीं पी, लेकिन दारू के गुणगान सुने हैं, और कहीं ना कहीं इच्छा है 1%, सारी जिम्मेवारियाँ पूरी हो चुकी हैं। तो उस आनंद घर में अगर एक छोटा सा क्लब बनाया जाए, एक बार बनाया जाए, गवर्नमेंट की परमिशन से, सरकार की परमिशन से, और जो बुजुर्ग आदमी जिसकी मामूली सी भी इच्छा हो, वहाँ आराम से बैठ के बढ़िया म्यूजिक लगा के, सपना का लगाइए, डांस का, या और गाने लगाइए, इंग्लिश म्यूजिक लगाइए, पुराने गाने लगाइए, जो लगें, वो म्यूजिक हो अच्छा, लाइटिंग हो, LED लाइटिंग मज़ेदार,
और बुजुर्ग जो हमारे हैं वो उस बार में जाएं और मन जो किया, इच्छा जो की, वो उसको पूर्ति करें। बार एक परमिशन के तहत हो, क्लब जो है परमिशन के तहत हो, सरकार की अनुमति हो, सरकार को टैक्स दें हम। उसके बाद दूसरी साइड में जो हमारी माताएं हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं जो वो इच्छा पूरी नहीं कर पाई, या उनको इच्छा थी लेकिन वैसा सिस्टम नहीं बन पाया। अभी जिम्मेवारियां पूरी हो गई, मान लो वृद्धाश्रम में हमने अपने को तैयार कर लिया, मेंटली प्रिपेयर कर लिया, तो वहाँ जा कर के, क्योंकि एक एज ग्रुप होगा लगभग, तो वहाँ पे जैसे संगीत का आनंद ले सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, राम के भजन कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। माताएं अगर भजन गाएं, दिन में राम का भजन करें, कीर्तन करें, जागरण करें, जो मन में इच्छा हो, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप वहाँ भी वृद्धाश्रम में या आनंद घर में जाने के बाद अगर आप उन यादों को बार बार दिमाग के अंदर लाएंगे जिनको आप छोड़ के आए हैं, तो फिर अटैच हो गया, फिर अटैचमेंट आ गया और आप और ज़्यादा डैमेज कर लोगे अपने आप को। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था डिटैचमेंट। थोड़ा सा डिटैचमेंट लाइए, अलगाव जिसको बोलते हैं, अलगाव, छोड़ दीजिए दुनियादारी को, थोड़ा सा पीछे हटिए। आप ये सोचते हैं कि आपके बगैर काम नहीं चलेगा, तो पहली वीडियो में मेरी कहानी सुन लीजिए, ताई की जो कहानी सुनाई थी मैंने, दादी अम्मा की जो कहानी सुनाई थी, वो सुन लीजिए। तो ये आनंद घर जो मैं बोल रहा हूँ, वृद्धाश्रम जो बोल रहा हूँ, खोले बहुत हुए हैं, बहुत वृद्धाश्रम हैं, एक दो जगह गया भी मैं, लेकिन पैथेटिक कंडीशन है। मतलब घर से आकर के वो घर जैसा माहौल नहीं है, वहाँ वो कंट्रोल किए जा रहे हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है, जल्दी उठना है, योगा करना है, फलां करना। वो तो मिलिट्री बना दिया आपने, वो तो मिलिट्री बन गया। मिलिट्री में इतना अनुशासन होता है, वहाँ अनुशासन नहीं चाहिए भाई, उसको आनंद घर बनाइए। बुजुर्ग लोगों को आनंद लेने दीजिए, उनका जीवन 2 साल 4 साल जो है उनको आनंद लीजिए, जो मर्जी आए करें। ज़्यादा सोने का मन है सोने दीजिए उनको, नाचने का मन है नाचने दीजिए, योगा करने का मन है योगा करने दीजिए, जो जिस टाइम उठे खाने दीजिए, करने दीजिए, जो भी करें, उसको आनंद घर बनाइए, उसको मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर मत बनाइए। एक वृद्धाश्रम का मैं देख रहा था, वो बोल रहे हैं हम 4 बजे उठाते हैं सभी को, फिर थोड़ा दौड़ाते हैं, रनिंग अप करवाते हैं, फिर हम उसको योगा करवाते हैं, फिर हम उसको सत्संग करवाते हैं। अरे भाई, उनको जीने दीजिए, वो मिलिट्री में नहीं आए हैं, वो ट्रेनिंग में नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग लेंगे वो 4 बजे उठेंगे। उन्होंने जीवन भर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है, और वो दुर्भाग्य है कि बेटा बेटी जो आज आपके पास छोड़ के चले गए उनको, और आप उनको मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर बना दिया, क्योंकि आपको फंड मिलता है गवर्नमेंट से, बहुत लोग डोनेशन देते हैं आपको, और आप क्या सिस्टम बना रहे हैं? उसको मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर मत बनाइए। मैं मजाक में कुछ और तरह की बातें कर रहा हूँ कि वो आनंद घर बनाइए उसको। आप उस पैसे को वृद्धाश्रम में, आनंद घर में कैसे खर्चें, वो भी मैं बता सकता हूँ आपको। कपड़े प्रेस करने वाला, धोने वाला, बेडशीट धोने वाला, तकिए कवर धोने वाला, वो सिस्टम बनाइए रेगुलर, उसको वहीं पे लगाइए एम्प्लॉय, उसकी सैलरी दीजिए, एक बंदे को आपने उसको काम दे दिया। एक वार्डन है, उनको संभालने के लिए, हेल्प करने के लिए 2 हेल्पर लगाइए। टॉयलेट जाना है, उठना है, बैठना है, और आप वहाँ वृद्धाश्रम के नाम पे, बड़ा बुरा लगता है मुझे, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, रोना आ जाएगा मुझे, मैं देख के आया हूँ।
कई जगह ऐसी चीज़ें देखी है मैंने कि वो बुजुर्ग लोग जो अपने घर से बाहर निकाले गए हैं, बेटा बेटी बाहर हैं, उनकी दिल की मजबूरी तो समझिए आप 4 बजे उठाएंगे, उनको दौड़ाएंगे, उनको योगा करवाएंगे, उनको ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, आप क्या कर रहे हैं उनके साथ में? उनको इमोशनल अटैचमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर। जिसको योगा करना करें, जिसको उठना है उठे, जिसको नहीं उठना है ना उठे। आनंद घर मतलब आनंद घर, फ्रीडम होना चाहिए, पूरा फ्रीडम उनको, उसका सिस्टम उसी अनुसार बनाइए। जो लेट उठते हैं उनके लेट ब्रेकफास्ट करवा दीजिए, जो जल्दी उठते हैं जल्दी करवा दीजिए, उसके अनुसार सिस्टम बनाइए ना, बुजुर्ग लोगों के अनुसार सिस्टम बनाइए, तब ये आनंद घर बनेगा। तो आनंद घर की कल्पना जो मैंने की है, एक वो कल्पना मैं आपको बता रहा था कि जो चीज़ हम नहीं कर पाए, मान लो डांस नहीं कर पाए, आपने डांस किया ही नहीं कभी, जिम्मेवारियों ने आपको दबाए रखा, और डांस करने का बहुत मन था आपको, या गाने का बहुत मन था। कुछ बुजुर्ग लोग देखे बहुत अच्छा गाना गाते हैं, रागनी गाते हैं, भजन गाते हैं, वो सारी जो इच्छाएं रह गई, वो इच्छाएं अगर अगले 50 साल में, मैंने बोला कि मोहल्ले में वृद्धाश्रम या आनंद घर आने लगेंगे, तो वहाँ की बात कर रहा हूँ कि क्यों ना हम अपनी इच्छा पूरी करें। हमारी माताएं भी रहेंगी, हमारे बुजुर्ग लोग भी रहेंगे वहाँ। एक ऐसा सिस्टम, खुला सिस्टम, खुल के दिल की बात कर सकें, पीड़ा को वो बाहर निकाल सकें, जो पीड़ा उनके अंदर है। जो माता जी है उसने भी बहुत संघर्ष किया है, जो पिताजी हैं उसने तो बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। माता जी ने बच्चों को संभाला, एक एक कदम के ऊपर उनको समझाया, बेटा ऐसे करना, बेटा ऐसे करना। बेटा बेटी पढ़ाई करते थे, माँ बार बार वहीं आकर के खाना खिलाती थी उनको। बाप दिन भर कमा के लाता था इधर उधर से अपने बच्चों के लिए, और उन बच्चों को उस लेवल पे ले गए वो, सक्सेस रेट पे। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कभी कि जिन बच्चों को हम पंख लगा रहे हैं, उड़ना सिखा रहे हैं आसमान में, वो हमारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बोला, अगर एक एक बुजुर्ग के ऊपर जो वृद्धाश्रम में है कहानी बनाने लगे तो इतनी कहानियाँ बन जाएंगी, एक से एक कॉम्प्लिकेट कहानी है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना, वीडियो यूट्यूब में भी आती हैं काफ़ी, आप देखिए उनको। जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को इतने हाई लेवल पे उड़ना सिखाया, उनको सारी ज़रूरतें पूरे की, और आज उनको नौबत ये आ गई कि वृद्धाश्रम आनंद घर में जाना पड़ गया। मेरा कहने का मतलब, उनको समय दीजिए। ये वृद्धाश्रम खोलने वाले की जिम्मेवारी होनी चाहिए, उसके संयोजक, कोऑर्डिनेटर, उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि ये लोग एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और इनको इमोशनल अटैचमेंट की ज़रूरत है। तुम्हारा मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल बना करके मत दिखाइए, यूट्यूब बना के, फिर आप यूट्यूब पे आप वीडियो बना के डालते हैं कि हम ऐसे डिसिप्लिन रखते हैं बुजुर्ग लोगों को। आप क्या डिसिप्लिन में रखेंगे? इनकी तो मजबूरी है, आपके पास आ गए ये, और आप उनको मिलिट्री की ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या दिखाना चाहते हैं कि आप सुबह उनको अगर जल्दी उठाएंगे, दौड़ाएंगे, योगा करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इमोशन जो है उनका, जिस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उसको समझ पाएंगे आप? वो मजबूरी में दौड़ रहे हैं, मजबूरी में भाग रहे हैं, मजबूरी में योगा कर रहे हैं। कभी दिल से पूछिए उनके पास बैठ के। तो मेरा छोटी सी बात ये थी कि वृद्धाश्रम में अगर आगे सिस्टम ऐसा बने, उसको वृद्धाश्रम खोलने वालों को भी और सरकार को भी और हमारी जुडिशरी को भी, सभी को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि वृद्धा आश्रम में दोबारा वो मानसिक रूप से टॉर्चर ना हो। इतने सख्त नियम होने चाहिए। गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, एड दे रही है, लोग डोनेशन दे रहे हैं, बाहर से डोनेशन दे रहे हैं लोग, उनके बेटा बेटी भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो पैसा तो भेजते हैं।
लेकिन उनका एक सिस्टम बनाना चाहिए, वृद्धाश्रम में कैसे रहें, वृद्धाश्रम में किस तरह से उनके बुजुर्ग लोगों की साइकोलॉजी के हिसाब से कुछ नियम बने, कायदे बने। इनके ऊपर जो वृद्धाश्रम खोल रहे हैं इनके ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, कि उसको आनंद घर बनाया जाए। अगर ये सामाजिक ज़रूरत आन ही पड़ी तो उसको आनंद घर की तरफ ले जाइए, आनंद घर बनाइए उसको, जहाँ ये लोग जिनकी कभी 5 साल बची हुई है, कहीं 10 साल बची हुई है, ये आनंद ले पाएँ, वहाँ खुश रह पाएँ। ठीक है, एक बड़ा बड़ा दुख होता है परिवार को छोड़ना, लेकिन अगर वहाँ चले भी गए तो जैसा मन आए उससे वैसा जीने दीजिए, जो बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने दीजिए, उनको बातें करने दीजिए, उनका जो अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को पहचानिए, आने दीजिए बाहर। कोई गाना गाना चाहता है, जिसकी इच्छा रही है, आप एक म्यूजिक ट्रेनिंग सेंटर खोल दीजिए वहाँ पे और सीखने दीजिए। रागनी गानी है, भजन गाना है, किसी को भगवान के नाम लेने हैं, डांस करना है, बनाइए सिस्टम। किसी इच्छा रह गई, क्लब बनाइए छोटा सा, उसमें अच्छा म्यूजिक लगाइए और लेने दीजिए आनंद उनको। अगर हम उनको जो टैलेंट है, जो विचार हैं उनके, जो करना चाहते हैं, अगर उनको थोड़ा खुला छोड़ेंगे हम, तो वो उस ट्रॉमा से बाहर आएंगे। जिस चीज़ के अंदर से वो, जिस मानसिक प्रताड़ना बोलते हैं, उससे गुजर रहे हैं, वो उससे बाहर निकलेंगे, वो खिलेंगे, फूल की तरह खिलेंगे। वो उसमें बहुत टैलेंट है, बहुत ज्ञान है। दूसरी साइड में अगर हम सोशल मीडिया का ही यूज करें, प्रयोग करें, तो वहाँ जो टैलेंटेड आदमी है, जो ज्ञानी आदमी, समझदार आदमी है, बाई मिस्टेक और बाई चांस वो वहाँ पहुँच गया, उसने अपने बच्चों को क्या क्या बनाया है, आप उसकी कला जानिए। उसने अपने बच्चों को IIT, IIM, NIT उस लेवल पे लेके गया, उस लेवल पे उन्होंने बच्चों को पहुंचाया है। कितना टैलेंट होगा, कितनी समझदारी होगी, कितना IQ होगा उस बंदे में। उसकी उस समझदारी के ऊपर वीडियो बनाइए आप, कि आपने बच्चों को कैसे केयर किया, बच्चों को कैसे आगे लेके गए, आप कैसे गाइड करते थे बच्चों को। वो ज्ञान जो उसके पास है वो अमूल्य है, क्योंकि मजबूरी मत देखिए। उसने जो काम किया है ज़िंदगी में, वो काम देखिए, और ये देखिए कि इसने जब अपने परिवार को इस लेवल पे लेके गया है, तो इस बंदे के अंदर समझ कितनी है। पहले अपने छोटे भाइयों को उसने आगे बढ़ाया, फिर अपने बेटा बेटी को आगे बढ़ाया, पूरे परिवार को लेके चला। उसके कंधों पे इतना भार था। आज मजबूरीवश उसको वृद्धाश्रम में आना पड़ा है। तो कोई ऐसा माध्यम बनाइए कि वो अपने दिल की बात रख पाए, और वो फ्रीडम होनी चाहिए, उसको बोलने की फ्रीडम होनी चाहिए, जो उसको लगे, जैसा लगे। उसका अनुभव जो है वो एक्चुअल ज्ञान है जो हमारी सोसाइटी को मिलना चाहिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ जो मैं बोलता हूँ कि अनवांटेड चीज़ें, बेतुकी बातें, उसकी बजाय जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनका जो ज्ञान है, अगर उस पर वीडियो बनाई जाए, जो वृद्धाश्रम में हैं या जो घरों में हैं, हमारे जो रिटायर्ड हैं, उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उनकी सुन नहीं रहा कोई। अगर समाज उनकी नहीं सुनेगा तो पहला पनिशमेंट तो ये हो जाएगा उनके लिए। उनको सुनाने के लिए चाहिए कोई, क्योंकि उन्होंने अचीव किया है, उन्होंने इतना अचीव किया है, तो उनको सुनाने के लिए चाहिए। और उस ज्ञान को अगर दूसरा आदमी ध्यान से सुनेगा, तो मैं गारंटी देता हूँ
कि 100% वो काम आएगा। वो अपनी कहानी के तौर पे अपने एक्सपीरियंस बताएगा आपको कि ये काम मैंने ऐसे किए और इसमें ऐसे होना चाहिए। आप समझिए वो प्रैक्टिकल मैन है और वो आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा है। उसमें से अगर 10% भी आपके काम आ जाए, बदलते हुए मॉडर्न ज़माने के अंदर कई बार पुरानी बातें भी काम आती हैं। कितने लोग जो पहले हैं, वो डॉक्टर जो आज समझ नहीं पा रहा, वो चीज़ों को समझ जाते हैं। घर घर में डाइटिशियन होते थे, क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, ये बुजुर्ग लोग बताएंगे हमें। इनकी एक बार बैठ के सुनिए। आधी बीमारियां 90% में बोल रहा हूँ, 90% बीमारियां आपकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी अगर हम इनको फॉलो कर लें। तो हमने सुनना ही छोड़ दिया इनको, हम सुनते ही नहीं हैं। दिनचर्या इनकी सुनिए, दिनचर्या क्या थी, कैसे काम करते थे, कैसे डिसीजन लेते थे, क्या इनकी सोच थी, किस सोच के तहत ये आगे चले, क्या होना चाहिए, आदमी को कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे संस्कार होने चाहिए। घर में इनकी कोई सुनता नहीं, इसीलिए वृद्धाश्रम में आए हैं। वृद्धाश्रम वालों ने इनको डिसिप्लिन में ढालना शुरू कर दिया। तो उसमें जो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि इनका जो अंदर का दर्द है उसको बाहर आने दीजिए, बातें करने दीजिए, मन करे रोने दीजिए, वो दर्द बाहर निकलना चाहिए। कंट्रोल मत कीजिए इन लोगों को कंट्रोल मत कीजिए, इन लोगों को सुनिए। वो दर्द के साथ जो चीज़ें निकलेंगी, वो विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। जब ये अपने दर्द को बताएंगे, उसमें विष भी है, अमृत भी है। अमृत को ग्रहण कर लीजिए। विष इन्होंने निकाल ही दिया, विष निकल ही जाएगा। 2 बार रोएंगे तो हल्कापन आएगा, रोने से हल्कापन आता है। रोने दीजिए इनको, इमोशन आए तो आने दीजिए, फ्लो जाने दीजिए। जब हम इनको सुनेंगे, जब हम इनको फ्रीडम देंगे, अगर वृद्धाश्रम में आई गए तो वहाँ भी इनको फ्रीडम होना चाहिए। और इनके टैलेंट को हम हमारी सोसाइटी के लिए जो अमूल्य है, उसको सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब वीडियो बना करके या लेक्चर रिकॉर्डिंग करके, जिसके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर लाइए और समाज को दीजिए। ये हमारे समाज की जिम्मेवारी है। घरों में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पोता पोती हैं बेचारे, वो समझ नहीं पा रहे, तो कम से कम उनकी सुन करके वीडियो बना करके डालिए। उनके एक्सपीरियंस की, उनके भाव की, उनके इमोशन की, उनके जीवन जीने की, उनका खान पान कैसा था, कैसे उनका दिनचर्या होती थी, वो समाज को मिलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब अनवांटेड चीज़ों की बजाय वो समाज को मिलना चाहिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर अच्छी लगी हो, अच्छी बात लगी हो कोई, तो इस बात को दूसरे लोगों को भी भेजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे लेके जाऊँगा। धन्यवाद।